वेलकम क्लास 8 ऑफ सकीना पब्लिक स्कूल। बायोलॉजी का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में सुना। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ। नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा मकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, इसलिए ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ कम क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ने वाले न्यूट्रिएंट्स भी हैं। उनमें मैग्नीज़ है, उसमें आयरन है और उसमें जिंक है। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपकी बुक में एक बॉक्स है क्विक चेक का, और उसमें आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं। तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे, जितना इसमें अब तक पढ़ा आपने, सुना आपने, इतना अगर आप एक बार बुक पढ़ेंगे तो अपनी कॉपी पर इसको उतारिएगा, कॉपी कीजिएगा बायोलॉजी की कॉपी पर, और इनको अपनी बुक से देखकर इनको फिलअप कीजिएगा। और इसमें कोई परेशानी आएगी तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर है, एसेंट ऑफ सैप। सैप का मतलब है जूस, रस या कोई लिक्विड। एसेंट का मतलब है चढ़ना। आपने दो लफ्ज़ मैथमेटिक्स में सुने होंगे, पढ़े होंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर उसका एसेंट, डिसेंडिंग ऑर्डर उसका डिसेंट। तो आज हम पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स। एसेंट तो आपने शुरू में ही हमने बताया था कि किस तरह से जो रूट्स सॉइल के अंदर पेवस्त हैं, मौजूद हैं, वो सॉइल से बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन और बहुत सारा मिनरल आयंस का कलेक्शन करते हैं, और इनको डिफरेंट तरीक़ों से ये रूट्स में ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऊपर चढ़ाकर ये स्टेम तक, और स्टेम से फिर आखिरी बिल्कुल एपिक्स तक उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये है एसेंट ऑफ सैप। लेकिन इसके लिए इनको बहुत तरीके इस्तेमाल करना पड़ते हैं। जैसे शुरू में हमने पढ़ा था कि रूट्स पर, सॉइल के अंदर रूट्स पर बहुत बारीक बारीक रूट हेयर्स होते हैं। ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने में बड़ी मदद करते हैं, और हमने उसका तरीका भी बता दिया था आपको। ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलता है रूट हेयर और सॉइल के बीच में, और रूट हेयर की जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल वॉल होती है, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है, सेमी का मतलब होता है हाफ, जो एक वन वे, एक तरफ से दूसरी तरफ चीज़ों को जाने दे, लेकिन दूसरी तरफ से चीज़ों को वापस ना आने दे। ये सेमी परमिएबल, हाफ परमिएबल का मतलब परमिट करने वाली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल्स को हायर कंसंट्रेशन, सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जबकि रूट हेयर जो कि एक सेल है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत सारे और दूसरे मॉलिक्यूल्स भी मिले रहते हैं, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम है। तो ऑस्मोसिस में यही होता है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, हायर कंसंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सॉइल में ज़्यादा कंसंट्रेशन है वाटर का, तो वाटर विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल, जहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन कम है, वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन कम है वहाँ। अब जब वहाँ पहुँच जाता है वाटर, क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग इनसाइड रूट हेयर, तो उससे बाद वाली सेल में ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यानी अब रूट हेयर में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और रूट हेयर के आगे वाली सेल में वाटर कंसंट्रेशन कम है।
तो यहाँ पर भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस शुरू होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा और इस प्रेशर से ये वाटर अगली सेल में पहुंच जाएगा। तो देखिए ये जो कंडक्शन है वाटर का और मिनरल्स का, इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। पहली तो ये प्रेशर, रूट में डेवलप होने वाला प्रेशर है। दूसरी कंडीशन इसमें जो है वो है कैपिलरी एक्शन, और तीसरी कंडीशन है ट्रांसपिरेशन। अब मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। ऑस्मोसिस के बारे में तो हमने बताया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है रूट्स में, लेकिन ये अकेला काफ़ी नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल और साथ में मिनरल्स को लेके ऊपर की तरफ चले। इसके लिए फिर और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी खर्च करते हैं प्लांट और मिनरल्स को भी अंदर ले लेते हैं। तो पहला तो हुआ ऑस्मोसिस, तो ये ऑस्मोसिस कुछ दूर तक तो पहुंचाएगा। उसके बाद जाइलम का काम शुरू हो जाता है। जाइलम के अंदर मैंने बताया था कि कैपिलरी एक्शन क्रिएट होता है। कैपिलरी एक्शन में क्या है कि अंदर इसके बहुत सारे वेसल्स हैं कंटिन्यूस और फाइबर्स हैं कंटिन्यूस। तो इनके अंदर जब वाटर पहुंचता है तो एक और प्रेशर क्रिएट होता है, उसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि एक तो एडिशन और एक कोहिजन, 2 तरह के फोर्सेस क्रिएट होते हैं। एक तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्रिएट होने वाला अट्रैक्शन, और एक डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच क्रिएट होने वाला अट्रैक्शन। तो वाटर अगर है अंदर उसमें, तो वाटर मॉलिक्यूल और इसके बीच में जो एक्शन होगा तो वो होगा कोहिजन का एक्शन। कोहिजन का मतलब होता है कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, इसको मैं दूसरी तरह से आपको बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक ग्लास में आपने पानी भर लिया, तो उसमें देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे होंगे वो पानी को एक सा बनाए रखते हैं। तो वो कोहिजन का एक अमल है। सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन दी सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। और दूसरा है ग्लास और पानी के बीच में पाया जाने वाला अट्रैक्शन। ऐसा थोड़ा आपने देखा होगा, अगर आप पानी को फेंक भी दें तब भी थोड़ा सा पानी ग्लास के अंदर की सतह से चिपका रहता है। ये एडिशन का 2 डिफरेंट टाइप के वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास की वॉल के मॉलिक्यूल्स, ये दोनों के बीच में होने वाला। तो कैपिलरीज में भी इसी तरह का 1-2 अट्रैक्शन डेवलप होते हैं जो कैपिलरी एक्शन कहलाते हैं, और इसकी मदद से भी पानी जो है वो ऊपर चढ़ता है। और तीसरा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने शायद पिछले किसी लेक्चर में बताया भी था कि ट्रांसपिरेशन क्या है। देखिए सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल और मिनरल मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन कॉन्टीन्यूसली होता रहता है। वो उनके पास कोई चेक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि अब इतना एब्जॉर्ब कर लिया है, रुक जाओ। बट प्लांट रूट्स और रूट हेयर्स कॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब water from the soil, water molecules from the soil and the minerals from the soil through osmosis, through diffusion and through active transport. तो कोई चेक नहीं है। तो प्लांट की बॉडी में, प्लांट की बॉडी का मतलब है प्लांट की बॉडी में मौजूद सेल्स में ही क्वांटिटी ऑफ वाटर बढ़ती जाएगी। तो ये बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सेल की अपनी एक ताकत होती है, और वो ताकत जो है वो वहीं तक है कि जहाँ तक उसकी बर्दाश्त में, उसके अंदर मौजूद जो कंटेंट है उसकी बर्दाश्त में हो, और बर्दाश्त से ज़्यादा होंगे तो वो रप्चर हो जाती हैं सेल्स। कम होता है मटेरियल तो वो श्रिंक करती हैं। तो बीच की एक कंडीशन बनी रहना चाहिए, उसको कहते हैं आइसोटोनिक कंडीशन ऑफ द सेल।
आइसोटोनिक कंडीशन ऑफ द सेल. अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग a lot inside the cell, it is hypertonic condition of the cell will burst out. And if the hypotonic condition develops inside the cell, quantity of water or the liquid material is less than the required quantity, then they will shrink down. So नॉर्मल कंडीशन कायम रखने के लिए आइसोटोनिक कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है. तो ऐसी आइसोटोनिक कंडीशन को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि जो एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स एंड द रूट्स शुड नॉट स्टे इनसाइड द प्लांट, और अदरवाइज इट विल अफेक्ट एडवर्सली. तो उसके लिए क्या करते हैं प्लांट ने अपनी एक तरकीब कायम कर रखी है, वो है एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर जो प्लांट की बॉडी के अंदर है उसको अपनी बॉडी से निकाल दें. तो इसके लिए ये वाटर वेपर्स की शक्ल में ही इस एक्सेसिव क्वांटिटी को निकालते रहते हैं, एक्सपेल करते रहते हैं थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीव्स. स्टोमेटा ऑफ द लीव्स इसमें ये मदद करती हैं और इससे ये निकलता रहता है पानी भाप बन के या वेपर्स की शक्ल में एटमॉस्फेयर में जाता रहता है एक्सेसिव क्वांटिटी. तो इस तरह से इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ये प्लांट की कूलिंग में, प्लांट के नॉर्मल बिहेवियर में, ये दोनों में मदद करता है. और इसकी वजह से एक सेक्शन डेवलप होता है, एक फोर्स डेवलप होता है प्लांट के जाइलम में, जो पानी को और मिनरल्स को ऊपर और ऊपर चढ़ाने में मदद करता है. और अगर ये मटेरियल रूट हेयर से होते हुए, रूट से होते हुए और स्टेम से होते हुए प्लांट के एपिक्स तक तमाम हिस्सों में पहुंच जाए पानी और उसमें की ज़रूरत पूरी हो जाए, तो उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है ट्रांसपिरेशन का. ट्रांसपिरेशन तो तीन चीज़ें हो गई. एक तो हो गया रूट प्रेशर जो ऑस्मोसिस की वजह से डेवलप होता है, दूसरा हो गया कैपिलरी प्रेशर जो उसके स्ट्रक्चर की वजह से डेवलप होता है, और तीसरा है ट्रांसपिरेशन जो प्लांट्स का बहुत अच्छा बिहेवियर है और इसकी वजह से ये सारे जो सेप्स हैं, सारे जो लिक्विड्स हैं, जो फ्लूइड्स हैं जिनको ऊपर तक पहुंचना है वो ऊपर तक पहुंचते रहते हैं. और इसी प्रोसेस को एसेंट ऑफ सेप कहते हैं. आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह.